बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बख़ैर रागले इट्स मैं आतिफ वक्कास। और इस लेक्चर में आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और असाइनमेंट्स में से एग्जाम्पल 7.3 और असाइनमेंट 7.3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7.3 की स्टेटमेंट अगर आप देखें उसमें कहते हैं अ मास at the end of a spring vibrates up and down with the frequency of 0.600 Hz and an amplitude of 5 centimeters. What is its displacement 2.56 seconds after it reaches a maximum? Now, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है और एम्पलीट्यूड भी बताया गया है, लेकिन हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अब आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक पीरियाडिक फंक्शन ऑफ टाइम होता है, या हम इसको साइनोसाइडल फंक्शन है साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कॉज के एक फंक्शन के तौर पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब ज़ाहिरी बात है डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से डिफरेंट टाइम्स पे वो कहीं डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अब कब एक ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कॉज का फंक्शन यूज़ करेंगे, कब साइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मालूम हो तो इस सोल्यूशन में हम ये चीज़ सीखेंगे। बहरहाल हम सबसे पहले गिवन डेटा पिक करते हैं, जैसा कि तरीका होता है हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। सो गिवन डेटा में से गिवन है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज़ f and that is 0.600 Hz। फिर इसके बाद एम्पलीट्यूड गिवन है, that is the maximum displacement from the mean position, so it is x naught and that is given as 5 centimeters। बट चूँकि हमें SI यूनिट्स में रिज़ल्ट चाहिए होता है तो इसलिए हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी की जगह 10⁻⁻² पुट करें, या 5 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करें, क्योंकि सेंटी इज़ 100th पार्ट ऑफ मीटर। सो 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.05 मीटर्स आ जाएगा। तो ये हो गया। अब एक चीज़ रहती है एंड दैट इज़ कि चूँकि ये टाइम गिवन है, टाइम t इज़ 2.56 सेकेंड्स, तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें वो एक्सप्रेशन चाहिए, वो मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए जिसके ज़रिए से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकें। लेकिन अगेन हमें चूँकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी लेना है, हम इसको साइन के फंक्शंस के तौर पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें या कास के फंक्शन के तौर पर, ये बात यहाँ से मालूम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस पॉइंट हमें दिया है कि जब ये मैक्सिमम पे पहुँचे उसके बाद 2.56 सेकेंड्स। तो बहरहाल मैं यहाँ पर पहले रिक्वायर्ड लिख लूँ कि रिक्वायर्ड क्या है, फिर उसकी तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट x। नाउ फार्मूला हम कौन सा यूज़ करें, ये मैं बात कर रहा था कि ये सबसे अहम पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, चूँकि इन्होंने कहा है कि आफ्टर इट रीचेस अ मैक्सिमम, यानी जब ये एक्सट्रीम पे पहुँचे, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया उस वक्त ये एक्सट्रीम पे था, ठीक है, और फिर स्टॉप वॉच पे जब 2.56 सेकेंड हुआ तब ये जो है कहाँ पे होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो it t is equal to 0, if t is equal to 0 x is equal to x naught, जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया
कि इन्होंने बताया है क्वेश्चन में, तो अब मैं यही एज्यूम करता हूँ कि इस वक्त मैंने अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं किया था, तो टाइम उस वक्त 0 था, x नॉट था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम पे था। अब अगर ये वाली सिचुएशन है, शुरू में ही आपका जो ऑसिलेटर है वो एक्सट्रीम पे है, तो ऐसी सूरत में आपको कॉज का फंक्शन यूज़ करना होता है, क्योंकि कॉज का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, जबकि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। जब t = 0 पे x 0 होगा तो फंक्शन साइन का यूज़ करेंगे, जब t = 0 पे x एक्सट्रीम पे होगा यानी x नॉट होगा तब काज का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसलिए फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे, x = x नॉट कॉज थीटा। अब थीटा यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, एक दफ़ा एहतियातन आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, लेकिन थीटा चूँकि उस जगह पे हम लिखते हैं जब ये फिक्स्ड होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, यहाँ पर थीटा फिक्स्ड नहीं है, वो सर्कुलर मोशंस में होता है, यहाँ पर हम वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं और थीटा इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो थीटा बाई टी होता है, तो इसलिए थीटा ओमेगा टी है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा की जगह मैं ओमेगा टी यूज़ करूँगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और आप जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका ताल्लुक टाइम पीरियड के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, कॉज वैसे ही लिखेंगे और ओमेगा की जगह 2πf लिखेंगे। टाइम t पहले से मौजूद था, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ओमेगा 2π/ टाइम पीरियड भी है या 2πf भी इसको लिखा जा सकता है, 1 टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास जनाब फार्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का। अब चूँकि सारी चीज़ें हमें इसमें मालूम है, इसलिए हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड भी मालूम है, पाई तो कांस्टेंट है 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है और टाइम भी हमें मालूम है, तो इसलिए डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो और सोल्यूशन वुड बी, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1 और फार्मूला 1। सो सोल्यूशन जब आप करेंगे तो उसमें क्लियरली आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ in equation 1, putting values in equation 1, we get what we get x and that equals 0.05। हम यहाँ पे यूनिट्स पुट नहीं करते कैलकुलेशंस में, आंसर के साथ फिर मीटर पुट करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होता है। कॉज अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी की जगह 0.600 और टाइम की जगह 2.56। इस जगह पे जो भी वैल्यूज़ हैं, ज़ाहिर है हमने यहाँ पे बात की है, ये थीटा है और इसके कोई यूनिट्स हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे डायमेंशंस, क्योंकि f जो है सेकंड इन्वर्स होता है हर्ट्ज़ और टाइम सेकंड होता है, तो सेकंड इन्वर्स और सेकंड का प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए इन यूनिट्स के बारे में परेशान ना हो। जो एम्पलीट्यूड के यूनिट्स होते हैं वही डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट्स होंगे, तो इसलिए ये आंसर मीटर्स में आएगा। इसको सॉल्व करना है, याद रहे अक्सर जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्रीज़ में होता है, हाँ मतलब डिग्रीज़ पे सेट होता है, जबकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये रेडियंस में होती हैं। इसलिए ख़ास तौर पे याद रखें, अगर आप कैलकुलेटर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहले कैलकुलेटर का मोड रेडियंस में लेके जाएं, क्योंकि ये सब कुछ रेडियंस में होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी अहम बात है, अक्सर स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है क्योंकि हमने यहाँ पर 2π पुट किया है, 360 नहीं पुट किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैलकुलेटर रेडियंस में कन्वर्ट करें और फिर इसका जवाब दें।
तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, उसे चेक करें। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, 0.0487 और ये माइनस में होगा। ये आंसर आता है मीटर्स में, और अगर आपको सेंटीमीटर्स में लिखना है तो ज़ाहिरी बात है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -4.87 मीटर्स। क्लियर? तो इसके बाद हम असाइनमेंट 7.3 के ऊपर जाएंगे। असाइनमेंट 7.3 सिंपल क्वेश्चन है और इसमें जस्ट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मांगी गई है। एक कार के मुतालिक क्या कहा गया है, डिटरमिन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार whose mass is 1400 kilograms and whose shock absorbers have spring constant of 6.5 into 10 raised to the power 4 newtons per meter. After hitting a bump, ज़ाहिर है जब कार किसी बम्प पे आता है, किसी जंप के ऊपर से पास होता है तो ऑसिलेशन करता है, लेकिन अगर शॉक एब्जॉर्बर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो ऑसिलेशंस फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। शॉक एब्जॉर्बर जो है डैम्पिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन जल्द ही स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है assume that the shock absorbers are poor so the car really oscillates up and down. अब क्वेश्चन के मुताबिक शॉक एब्जॉर्बर जो है वो पुअर क्वालिटी का है और कार जो है वो ऑसिलेशन करता है अप एंड डाउन, तो हमें उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। याद रहे डैम्पिंग के बावजूद भी हमने फ्रीक्वेंसी का वही फार्मूला यूज़ करना है जो आप ऑलरेडी मास स्प्रिंग सिस्टम का जानते हैं, टाइम पीरियड का भी वही होगा। डैम्पिंग से एम्पलीट्यूड में कमी आती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए हम अब पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फिर फार्मूला लेकर इसको सॉल्व करेंगे। सो गिवन इज mass of the car is 1400 kilograms. Then spring constant K is 6.5 into 10 raised to the power 4 newtons in a meter, and after hitting a bump it starts oscillating, so we need to calculate its time period and frequency. So required are time period, T, and frequency, F. Now formula, you know about the time period and frequency of mass spring system. So the formula is time period is 2 pi square root of m over k. Frequency is 1 by 2 pi into k divided by m. ये पहले भी मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ कि कोशिश ये करें कि जो गिवन डेटा होता है वही इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड एक दफ़ा आप कैलकुलेट कर लें तो आप फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। लेकिन अमूमन हम एहतियात करते हैं, पेपर में आपको थोड़ी जल्दी होती है और हो सकता है आप बाकी सही कर लें, लेकिन आपके पास जो टाइम पीरियड का आंसर है वो जल्दी में आप गलत निकाल लें, तो चूँकि आपने कैलकुलेट किया होगा आप उसको दोबारा इस फार्मूला में पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का भी आंसर गलत आएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप दोनों के लिए वही डेटा इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी वहाँ पर गिवन है, क्योंकि उसमें गलती का चांस कम हो जाता है। इसलिए अब मैं अगर सॉल्यूशन की तरफ जाऊँ
तो सबसे पहले मैं फार्मूला 1 यूज़ करूँगा और फिर मैं फार्मूला 2 ये वाला यूज़ करूँगा और इसके ज़रिए से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो सोल्यूशन इज़ putting values in equation 1, we get putting values in equation 1, we get हमें क्या मिलेगा t equals 2 multiplied with 3.14 multiplied with the square root of 1400 divided by 6.5 into 10 raised to the power 4. मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. आप भी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ज़ाहिरी बात है, अलाउड होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के वक्त. तो इससे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, मुझे याद है इसका आंसर 0.92 सेकेंड्स है, लेकिन आपने एहतियात से इसको सॉल्व करना है. आंसर के साथ यूनिट लिखना लाजमी होता है क्योंकि इसके अपने मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आप एहतियात करेंगे. फिर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला 2 में. नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट again equation 2 is for frequency, so f is 1 divided by 2 pi and then square root of 2 pi की जगह मैं 3.14 पुट करूँगा और यहाँ पर 6.5 into 10 raised to the power 4 divided by 1400 ये लिखूँगा. अगेन इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.04 हर्ट्ज़. आपने आराम से कैलकुलेटर के ज़रिए इसको सॉल्व करना है और ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट 7.3 है. एक और असाइनमेंट भी है 7.4. मैं चाहूँगा कि उसको भी इसी लेक्चर के अंदर कर लें क्योंकि जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से है. उसमें भी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ही यूज़ होगा जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, तो हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं. असाइनमेंट 7.4. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखें अगेन वही हमें फार्मूला यूज़ करना है डिस्प्लेसमेंट का. तो इसमें भी an object vibrates with an amplitude of 6 centimeter and frequency of 0.490, यानी डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है. स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे हिंट दी गई है कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है. तो अगेन हम cos थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी cos का फंक्शन यूज़ करेंगे. when will be the first time when its displacement is 2 centimeter. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम चाहिए, यानी किस वक्त ये 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट तक पहुँचेगा. कई दफ़ा पहुँचेगा ड्यूरिंग द पीरियाडिक मोशन, इसलिए इन्होंने कहा है कि पहली बार ये कब पहुँचेगा. तो अब अगर हम सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर लें, सबसे पहले है गिवन डेटा. गिवन डेटा में हमें जो चीज़ें मालूम हैं वो लिख लेते हैं. जैसा कि एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड यानी x नॉट दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. मैं इसको फ़िलहाल सेंटीमीटर में ही इस दफ़ा पुट करूँगा. एंड में आंसर फिर हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. लेकिन आपको पता है कि ये 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी है, सेंटी की जगह 10⁻², या अगर इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.06 मीटर भी लिख सकते हैं. फिर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है एंड फ्रीक्वेंसी इज़ f that is 0.490 hertz. Clear? Again they say कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेंटीमीटर है.
So x is given as 2 centimeters, and we need to calculate the time when the displacement is 2 centimeter. So required is t time that it takes to reach 2 centimeter mark. So time t is unknown. Formula hint is given in the question कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आपने स्टार्ट करना है, तो कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है. सो फार्मूला वुड बी एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी. इस दफ़ा नहीं लिखूँगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में एग्जांपल 7.3 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 पाई टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी. ओमेगा टी की जगह मैंने ये पुट किया, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था. अब अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर डिग्री से रेडियन में मोड कन्वर्ट करना है, तो मोड रेडियन में होगा. अब पुटिंग वैल्यूज, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1 एंड सॉल्यूशन इज putting values in equation 1 we get putting values in equation 1 we get x is already given, that is 2 centimeters. Do not need to write this. So यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ. दोनों साइड पे सेंटीमीटर है, तो फिलहाल मैं दोनों को इग्नोर कर लूँ. कॉज अपनी जगह पे आएगा 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विद t, that is unknown, so it is t, and the time period is the reciprocal of frequency. So it would be better if I use x naught cos 2 pi f t instead of 2 pi t by t. मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी थी, मैं टाइम पीरियड लिख चुका हूँ जो कि गिवन नहीं है. अगर टाइम पीरियड गिवन होता तो फिर ये ज़्यादा बेटर था. बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. 0.49 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन वी हैव टी. ये मैंने इसलिए चेंज किया कि मैं पहले फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड फाइंड करूँ और फिर वैल्यूज़ पुट करूँ. ये मुश्किल है, ये ज़्यादा आसान है कि हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें. अब इसको सॉल्व करते हैं. मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये अगर 2/6 कर लें और काज इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको 0.5 मान लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 हो जाएगा. सो इट इज़ राउंड अबाउट 3.02 टाइम्स टी. क्लियर, ये हो गया. अब ये 1/3 हो जाएगा. काज इस साइड पे आएगा क्योंकि ज़ाहिर है हमें इस टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कॉस के साथ है, तो इसलिए काज पहले उधर जाएगा, तो काज इन्वर्स हो जाएगा. काज इन्वर्स ऑफ 1/3 दैट इज़ 3.02 टाइम्स टी. अब याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि कैलकुलेटर जो है रेडियंस में होगा, तो इधर से अगर आप सॉल्व करें आंसर रेडियंस में आएगा. और रेडियंस पे मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1.23. सो 1.23 रेडियंस इज इक्वल टू 3.02 टाइम्स टी. एंड यहाँ से टाइम फाइंड करेंगे 1.23 divided by 3.02, and this gives what? This gives 0.404 seconds. So 0.4 सेकेंड के बाद ये जो है 2 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाएगा. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दलो अल्लाह पामान.